Very very warm good evening to all of you. Namaskar आप सबको and to the team Texo who has always been kind enough to arrange beautiful topics and the need of the hour topics which are required by the professionals from time to time and arranging them at appropriate moment to the right audience. I thank Kajal ji for introducing me and being coordinating the session today to the whole Taxo team behind it, who have been working tirelessly to make all these events successful. So, Kajal ji, आज हमारा टॉपिक इज GSTR 9 and 9C, एंड आई वुड लाइक टू आस्क, क्या पार्टिसिपेंट्स के पास राइट है क्वेश्चन पूछने का, या चैट बॉक्स में है, या विल दे बी एबल टू अनम्यूट, कैसे होगा? सर ये Q&A में क्वेश्चन करेंगे जिनको। अच्छा, क्यू एन ए में क्वेश्चन पूछेंगे सारे? यस जी। तो जैसे कोई क्यूएनए में क्वेश्चन आए तो आप मेरे को बताना प्लीज, बिकॉज ठीक है मैं सब सेशन ले रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई? नो सर, अभी नहीं हुई है। अब हो गया होगा स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट। तो अब हम एनुअल रिटर्न के डिस्कशन को चालू करते हैं और मुझे बताएंगे कि क्यूएनए बॉक्स में ही बताएंगे कितने लोगों ने एनुअल रिटर्न को भी एक्चुअली में फाइल करना स्टार्ट कर दिया। कोई है जिसने एनुअल रिटर्न फाइल करनी स्टार्ट कर दी? चलिए, एनुअल रिटर्न एक बार देखेंगे जरा। एनुअल रिटर्न एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल फॉर्म रहा है। पूरा टाइम जब भी हम देखते रहे, हर साल पिछले 5 साल से जब हम एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, तो एनुअल रिटर्न हमारे लिए बहुत एक वाइटल फॉर्म रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साथ साथ ही आपकी चीजों को वाइंड अप कर सकूं। और अरुण सर कह रहे हैं मैंने एक एनुअल रिटर्न भर दी है। ओके, सो एनुअल रिटर्न रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल फॉर्म। मैं ये कहूंगा एनुअल रिटर्न जब भी हम डिस्कशन देखते हैं एनुअल रिटर्न की, क्या स्क्रीन विजिबल है काजल? जी सर। ये देखिए, एनुअल रिटर्न मेरा एक ऐसा फॉर्म है जो सरपास करता है पूरे साल की 1 और 3B को। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं और हम सोचते हैं कि हम ये एनुअल रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम इसको ठीक कर देंगे, और हमें लगता है कि एनुअल रिटर्न सब कुछ जो हमारे साल में 1 और 3B में गलतियां हुई होंगी उसको हम चैलेंजेबली यहाँ पर पकड़ के ठीक कर सकते हैं। सबका ऑलमोस्ट ये परसेप्शन होता है कि हम एनुअल रिटर्न के अंदर कुछ भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। वन इज सेल्स, दैट इज आउटवर्ड सप्लाईज। वन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब हम सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं, जब जब भी हम सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं, तो हमारे को एक कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना होगा, दैट इज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये मेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एज जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पर 2 फंडामेंटल बिल्डअप करने पड़ेंगे, एंड दैट इज वन इज availed during the financial year and one is reversed during the financial year। देखिए यहां पर मैं आपसे क्या बोल रहा था, सेल्स के केस में मैंने आपसे बोला सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मेड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल। एक्चुअल मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अवेल्ड और रिवर्स्ड का क्या मतलब हुआ? यहां पर देखिए, अवेल्ड और रिवर्स्ड का क्या मतलब है? इट इज व्हाट इज डन ऑलरेडी, यानी कि वो चीज जो ऑलरेडी आपने कर दी है उसका मतलब होता है अवेल्ड या रिवर्स्ड। व्हाट आई वांट टू से इज
that sale can be rectified in annual return, that is आप इसको बढ़ाना चाहे या घटाना चाहे, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीसी की बात करें तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ही आप अवेल कर सकते हैं, ना ही आप रिवर्स कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न की प्रेस रिलीज क्या कहती है? इफ अ टैक्स पेयर फाइंड देमसेल्फ इन अ पोजीशन टू रिवर्स एनी आईटीसी, दे मे डू सो बाय जनरेटिंग अ सेपरेट DRC-03। सर, आईटीसी के जो कॉलम होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन वन थिंग कॉल्ड, जो आपने डिक्लेयर किया है। सर, जो आपने डिक्लेयर किया है उसी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर ध्यान रखने वाला ये है, द पॉइंट टू बी ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर्ड हियर, that annual return gives you an opportunity to make the sales to the actuals, but not the ITC to the actuals. Rather, ITC can be only disclosed as it was declared in the GSTR 3B. My humble question to all of you now. इसका मतलब क्या हुआ कि आज 30 नवंबर 2023 निकल गई है। It has passed. Today it is 11th of December. मुझे बताइए, अगर आपसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना रह गया है, दैट इज अवेल नहीं हो पाया फॉर पर्टेनिंग टू 22-23, तो क्या आप आज एनुअल रिटर्न में इसको डालकर अवेल कर सकते हैं? मुझे बताइए, क्या Q&A में बताना है? Q&A में बता दीजिए। विनोद जी कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, ओके। और some other attendees have also said no, okay. Abhinav ji, no, okay. Yes, Vinod ji, okay, 30th November. So we are very clear on to one fact, that ITC cannot be availed. Okay, very good sir. So मैंने ये बोला कि ITC रिवर्स करना रह गया, यानी कि अगर आज 22-23 का, when today 22-23 का ITC if you have left to reverse and you find yourself now to reverse it, क्या आप इसको रिवर्स कर पाएंगे? अब ये बताइए, yes or no? मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं, क्या आप ITC इमेजिन करिए। यस, वेरी गुड। आज हम एक फंडामेंटल को बिल्डअप कर पा रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक, विद इंटरेस्ट। यस, यू कैन डू सो, बट अरे विनोद जी आप लिख रहे हैं यस, मैं कह रहा हूँ एनुअल रिटर्न से कर सकते हैं। क्या एनुअल रिटर्न से कर सकते हैं विनोद जी? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट इट मेक्स द सेशन मोर लाइवली। आईटीसी रिवर्स भी नहीं कर सकते, बट रिवर्सल का, यस यस, वेरी गुड सर, रिवर्सल का डिस्क्लोजर कर सकता हूं प्रॉपर, लेकिन रिवर्स तो मेरे को DRC-03 से ही करना पड़ेगा। अब आप और मैं इस टेंडम पे पहुंच गए हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। क्या आप सबको पता है कि इस बार एनुअल रिटर्न के लिए एक सेक्शन 16(2)(a) बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। इस साल एनुअल रिटर्न में सेक्शन 16(2)(a) एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। 16(2)(a) क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 16(2)(a) कहता है आपको आईटीसी मिलेगा तब जब सप्लायर उसको अपलोड कर दे एंड रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाए। सप्लायर अपलोड कर दे और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाए। जब सप्लायर अपलोड कर दे और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाए, यहां पर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जरा कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा? ट्राई कर सकते हैं आप, बताइए कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। वेरी गुड, अनिल जी कह रहे हैं इन टू बी, ओके। विनोद जी कह रहे हैं इन टू बी, सब ओके ओके, वेरी गुड। सो नाउ कम्युनिकेशन हैज बीन हैपनिंग इन टू बी।
वेरी गुड सर। अंकित जी थैंक यू, ईशु जी बिल्कुल। सो हमारा ये क्रेडिट टू बी में विजिबल होना कंपलसरी हो गया। नाउ आज हमें एक बात पता चल गई कि अगर कोई क्रेडिट टू बी में अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एनुअल रिटर्न मैं ये कहूं कि अगर कोई क्रेडिट टू बी में नहीं है तो वो डिसअलाउड है। ओके सर, टू बी से कहाँ पे दिखता है? 8A एक टेबल होता है, वहां पर से लेकर 8D तक एक फिगर होती है जो 2A के साथ रिकंसिलेशन की बात करती है। 8D आपका अगर इस साल नेगेटिव आया, यानी कि आपका 2A या जो 2B की आप बात कर रहे हैं वो लेस देन है 3B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो ये सेक्शन 16 टू डबल ए का नॉन कंप्लाइंस है। जब 16 टू डबल ए का नॉन कंप्लाइंस होगा तो क्या ये आईटीसी अलाउ होगा? नहीं होगा। जब ये आईटीसी आपको अलाउ नहीं हो रहा तो यहां पर इस बार प्रोबेबल चांसेस होंगे कि आपका शो कॉज नोटिस आ जाए। आपके प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपका शो कॉज नोटिस आ जाए अगर आपका इस साल टेबल 8D में नेगेटिव फिगर आ गई तो। ठीक है, चलिए ये तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। आगे मुझे ये तो बताइए, अभी अभी रिसेंटली एक रूल इंट्रोड्यूस हुआ, रूल 37A। ये रूल क्या कहता था जरा कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में ट्राई करना चाहे तो। रूल 37A क्या कहता है? देखिए एनुअल रिटर्न से जस्ट कुछ दिन पहले रूल 37A इंप्लीमेंट हो जाता है। जब ये आता है इसकी एडवाइजरी आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है जरा कोई बता सकता है? रूल 37A कहता है अगर आपके सप्लायर ने, यस अनिल जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा 3B चेक करना है वेंडर का, बिल्कुल ठीक। बट 3B चेक करने का मतलब ये है कि क्या उसने आपका 3B जो है वो आप जब आपने उसे सप्लाई किया उस टैक्स पीरियड की उसने 3B फाइल करी है या नहीं करी? विनोद जी बिल्कुल ठीक। जय सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या सप्लायर ने 3B भरी है या नहीं भरी है? इफ दे हैव फाइल्ड द 3B, सॉरी Q&A खोलना था। इफ दे हैव फाइल्ड द 3B then the rule 37A is complied. If the supplier has not filed 3B pertaining to credit of 22-23 up to 30 सितंबर, तो आपको बीइंग रिसिपिएंट क्रेडिट रिवर्स करना है 30 नवंबर तक। देखिए अगर उसने 30 सितंबर तक अपनी 3B नहीं भरी तो आपको 30 नवंबर तक क्रेडिट करना होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल ठीक। यानी कि अगर 30 नवंबर, अभी मेरे को एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था आपका आएगा कि अगर 30 नवंबर तक फाइल्ड नहीं है, सर 30 नवंबर तक फाइल्ड नहीं है तो क्या होगा? सर 30 नवंबर तक फाइल्ड नहीं है तो भी आपको आईटीसी तो रिवर्स करना पड़ेगा। सॉरी 30 सितंबर तक फाइल्ड नहीं और आपने 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं किया तो 30 नवंबर के बाद आपके ऊपर रिवर्सल पे इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे। यहां तक तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गई सर? अगर 8D इस साल नेगेटिव आया तो सेक्शन 16 टू डबल ए का तो नॉन कंप्लाइंस है ही है, प्लस ऑफिसर रूल 37A को भी चेक करेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ वो 3B से पता चलेगा। और अगर 30 सितंबर तक 3B फाइल नहीं हुआ है तो आपको 30 नवंबर तक विदाउट इंटरेस्ट और 30 नवंबर विदाउट विद इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ेगा। अब मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस साल एनुअल रिटर्न के लिए। मैं पहले एक आपके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न की, जिससे जब हम एक्चुअल में शुरू करें तो आपको पता हो कि मैं ये फिगर नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर स्ट्रेस क्यों कर रहा था। ध्यान से देखिए, आप सबने देखा है कि एक न्यू सर शुड इट बी चेक्ड आफ्टर एडिंग 0.7H अदर रिवर्सल्स। सर अभिनव जी अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मेरे से ये वाला केस स्टडी वाला, क्यों? क्योंकि क्या होगा अगर मैं ये समझाने लगा तो आपका फ्लो टूट जाएगा। मेरे से केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं सर, अभी कोई लीगल एंगल है तो पूछते जाएंगे। ये केस अभिनव जी मैंने पाक किया है, मैं आंसर हटाऊंगा नहीं जब तक कि मैं आपको जवाब ना दूं। इट अलाउ मी टू पुट इट सम टाइम लेटर, अराउंड 15-20 मिनट्स लेटर। ठीक है, ओके सर। न्यू 3B का फॉर्मेट देखा होगा आप सबने।
न्यू जीएसटीआर 3B का फॉर्मेट है, ठीक है। न्यू 3B का एक फॉर्मेट आया है। न्यू 3B का फॉर्मेट अगस्त 2022 से फाइलिंग स्टार्ट कर दी थी और ये जुलाई 22 से, मतलब मैं कहूंगा न्यू रिटर्न आ गई थी। ये न्यू फॉर्मेट जो आया वो कहता था कि आपके 2B में जो क्रेडिट आ रहा होगा आपको वही अवेलेबल होगा और वो वहां पर दिखने लग जाएगा। लेट अस अज्यूम ये 10 लाख रुपए है। इसमें से टेम्पररी रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल आपको लेस करना था और फाइनल क्रेडिट आपका ये चले जाना था। मुझे बताइए टेम्पररी रिवर्सल क्या होता है, पहले कोई बताना चाहेगा व्हाट इज टेम्पररी रिवर्सल? बताइए व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी रिवर्सल? टेम्पररी रिवर्सल बहुत लोग लिख रहे हैं री एडमिसिबल, कैन वी कैन क्लेम लेटर, ओके। सुनील जी कह रहे हैं क्लेम लेटर कर सकते हैं, अभिनव जी कह रहे हैं नॉट रिसीव्ड, ओके। रिक्लेम, ओके। 180 डेज नॉट पेड, ओके। लोगों का परसेप्शन है कि 180 डेज का क्रेडिट है, ओके। बहुत सारे कह रहे हैं रिक्लेमेबल हैं और 180 डेज की कंडीशन इस पे लगती है। अनिल जी कह रहे हैं विच कैन बी रिक्लेम्ड, ओके अगेन ओके। ओके तो ये रिक्लेमेबल छूट गया। जब ये रिक्लेमेबल छूट गया, एम आई ऑडिबल? आवाज बंद हो गई थी शायद, चलिए आ रही है। रिक्लेमेबल बचा, ये आप पूजा जी कह रहे हैं विच कैन क्लेम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके समझ गया। सर यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेटिवली सही पहुंच पा रहे हैं। गुड्स नॉट रिसीव, ठीक है बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, जब आपने बोला कि आईटीसी वो है जो आगे जाके हम होल्ड कर रहे हैं और अभी नहीं आगे जाके लेना पड़ सकता है ड्यू टू मूवमेंट लाइक गुड्स इन ट्रांजिट या ऐसा कोई चीज जो आपको आगे जाके फोर्स करे कि क्रेडिट ले लेना, इन दैट केस आपका टेम्पररी रिवर्सल यहां पर आया। अज्यूम करते हैं एक बार आपका टेम्पररी रिवर्सल इस महीने 2 लाख रुपए। लेट अस अज्यूम परमानेंट रिवर्सल। परमानेंट रिवर्सल क्या होता है सर, ये कोई ट्राई करेगा? सर जितना पार्टिसिपेटिव रहेंगे ना सर उतना सेशन अच्छा लगेगा आपको आज का। आई प्रॉमिस एंड आई अश्योर यू कि आपका एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट मेरे साथ रहिए। बिल्कुल अभिनव जी ब्लॉक क्रेडिट कह रहे हैं, अजय सर ब्लॉक ब्लॉक, सब ब्लॉक ही कह रहे हैं, कुछ और भी बताएंगे सर? सिर्फ ब्लॉक्ड है या और कुछ भी है इसमें? व्हाट डू यू वांट टू से कि सर इसमें सिर्फ ब्लॉक्ड? वेरी गुड, विनोद जी ने कहा रूल 42 43, परफेक्ट। अनिल जी कह रहे हैं 42 17 5, ठीक है सर, ओके। मेहुल जी लैप्स्ड भी ले सकते हैं, चलो आप ये कहना चाह रहे हो जो मुझे लेना ही नहीं है, ओके। क्या मैं ये कहूं जो क्रेडिट रॉन्गली अपलोड हो गया वेंडर से वो भी यहाँ ले लूं? मतलब जो क्रेडिट मेरा है ही नहीं और मुझे पता है कि मैंने कभी से सामान खरीदा ही नहीं, उसको भी यहाँ पे ले लूं? 17 5 रूल 42, यस। अभिनव जी ओके 38 वाला भी आ गया, ठीक है। सर मुझे ये तो बता दीजिए सारे अब कि जो 180 डेज में क्रेडिट रिवर्स करना होता है वो कहाँ डालेंगे? पूजा जी ठीक है वो वहीं आ गया जो क्रेडिट गलत अपलोड हुआ है। 180 डेज वाला कहाँ डालेंगे रिवर्सल, टेम्पररी में परमानेंट में? तो मतलब आप टेम्पररी में भूल गए थे सारे के सारे, ठीक है इट इज टेम्पररी, ओके डन। मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए है। सर आपका अज्यूम करके यहाँ पर 7 लाख रुपए क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब एक फर्दर देखिए, ये थी मान लीजिए अगस्त 2022 की रिटर्न। सितंबर 22 में क्या हुआ, मान लेते हैं आपके 2B में फिर से 10 लाख आ रहा है, मान लेते हैं आपके 2B में फिर से 10 लाख आ रहा है। जब आपके 2B में फिर से 10 लाख आ रहा है, आपने देखा भाई इस महीने तो ना ही मेरा कोई टेम्पररी रिवर्सल है ना ही मेरा कोई परमानेंट रिवर्सल है, लेकिन आपने एक चीज नोट करी कि यार इस 2 लाख रुपए में से मेरे को ना 50,000 का क्रेडिट अवेल करना है इस महीने में, क्योंकि वो गुड्स इन ट्रांजिट था लेकिन वो आपको मिल गया है। यू हैव रिसीव्ड इट नाउ, यू हैव रिसीव्ड इट नाउ। ये कितना हो गया, यहां पर आपको 50,000 ऐड करना पड़ेगा।
जब आप मैनुअली ऐड करेंगे तो यहाँ पर दो टेबल और हैं, जिस टेबल में पहले में लिखना पड़ेगा आपको फिर से 50,000 रुपीज, और ये बताएगा कि इस ऊपर वाले क्रेडिट में कोई ऐसा क्रेडिट तो नहीं है जो पिछले टैक्स पीरियड में आपने टेम्पररी रिवर्सल में डाला था और अब आप उसको क्लेम कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज अ डिस्क्लोजर टेबल। ये डिस्क्लोजर का टेबल है, इससे कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है राम गोपाल जी, आई एम एग्रीड विद यू सर। सो यहाँ पर ये 50,000 आपको मैनुअली ऐड करना पड़ा। सर एनुअल रिटर्न की चर्चा चल रही है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, एक टेबल है, टेबल 6A। टेबल 6A फिगर पॉपुलेट करता है 3B से। 3B कौन सी? 2022-23 की। 3B कौन सी? 22-23 की। इसमें इस बार कितनी फिगर आ रही होगी जब आप एनुअल रिटर्न खोल के देखते हैं? दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड। मुझे बताइए ये फिगर कितनी आ रही होगी? ये फिगर कितनी आ रही होगी? यस अभिनव जी, बिल्कुल ठीक, ये आ रही होगी 20,50,000 रुपए। 10 लाख तो जी ये वाला, और 10,50,000 ये वाला, 20,50,000 आ रहा होगा। पर आपने एक चीज नोट करी, ये 20,50,000 आ रहा था लेकिन आना चाहिए था सिर्फ 20 लाख। यस और नो? आना तो 20 लाख चाहिए था, क्या आ गया 20,50,000? इट इज पॉपुलेटेड ट्वाइस। इट इज पॉपुलेटेड ट्वाइस टू दैट, तो उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड होल्ड करेंगे सर। चलिए सर, सॉरी मैं वाईफाई चेंज कर रहा था। बता दो, यहाँ पर आपको 50,000 ये ट्वाइस दिख रहा है, यस और नो? सर 50,000 आपको ये डबल दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए था। ये 50,000 ट्वाइस दिख रहा होगा सर। पूजा जी 60, यस मेरे को बताइए 50,000 ट्वाइस आ गया, नहीं आ गया, डबल आ गया? यस और नो? बोलिए। बिल्कुल। तो अब आपका इसका क्या थॉट प्रोसेस है? ये भी एक एनुअल रिटर्न में टैकलिंग पॉइंट है इसका। तो अभी तक मैंने आपसे क्या बोला? 16 टू डबल ए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आपसे वेबिनार के लिए बोलना चाहता हूँ। 16 टू डबल ए आ गया सर। इस बार मेरे लिए रूल 37A आ गया, मेरे लिए न्यू 3B का फॉर्मेट आ गया। और आपको कुछ लगता है कि इस बार के एनुअल रिटर्न में प्रॉब्लम आएगी? मेरे को नहीं लगता, आपके लिए तो सारा गियर्ड अप है। बट फिर भी हम बिल्कुल फंडामेंटल से अब स्टार्ट करते हैं सर। आर यू रेडी सर? नोटपैड पेन ले लेंगे सर एक बार? सर ध्यान से सुनेंगे। मेरी एनुअल रिटर्न GSTR 9 एक ऐसी रिटर्न है, मैं अभी ये सारे आंसर बताऊंगा ये कैसे कर रहे हैं सर। मैंने ओपन एंड छोड़े हैं, मैं अभी ऐसा नहीं है कि खत्म कर गया, ये मुझे अभी क्लोज करने हैं सर। ये मैं क्लोज कर दूंगा आपके साथ। अभिनव जी आपका एक क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा हुआ है सर अभी। चलिए 9, मेरे पार्ट्स कितने हैं सर? मेरे एनुअल रिटर्न में 6 पार्ट्स होते हैं सर। हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स। सर अब आपको थोड़ा सा मोमेंटम मेरे साथ बनाना पड़ेगा, और अब आपको कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा इसमें कि हम क्या करने जा रहे हैं। सर मेरा फर्स्ट पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। मेरा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। सेकंड पार्ट मेरा आउटवर्ड सप्लाईज का होता है, यानी कि सेल्स का। थर्ड पार्ट मेरा
इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है। फोर्थ पार्ट मेरा टैक्स पेबल वर्सेस पेड का होता है। फिफ्थ पार्ट मेरा बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 22-23 की कोई ट्रांजैक्शन 23-24 में की गई हो, बट अप टू 30 नवंबर, अप टू 30 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर लिखना है, 30 नवंबर 2023। ये नोट कर लेंगे, ये 30 नवंबर 23 तक का आपको अपॉर्चुनिटी देता है ठीक करने की। सर लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट। मेरा सिक्स्थ पार्ट एनुअल रिटर्न का कहता है कि आपको जो बैलेंस टेबल्स हैं, जैसे कि रिफंड्स की डिटेल्स, डिमांड्स की डिटेल, जॉब वर्क पे सामान जो नहीं आया उसकी डिटेल, कॉम्पोजिशन की डिटेल, या HSN आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, HSN इनवर्ड सप्लाई की डिटेल एंड लेट फी, ये सारे टेबल्स मेरे बैलेंस सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ टेबल नंबर नोटिंग कराना चाहता हूं सर। टेबल नंबर 1, 2 और 3 मेरे इंट्रोडक्शन टेबल्स में आते हैं। मेरे टेबल नंबर 4 और 5 आउटवर्ड सप्लाई में आते हैं। एक बार खाली नंबरिंग नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे। 6, 7, 8 मेरे टेबल्स इनपुट के टेबल्स हैं। एक 9th टेबल ही ऐसा है जो 4th में है, बाकी सारे और टेबल आते नहीं इसमें। 5th पार्ट में मेरे टेबल आते हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14। बैलेंस टेबल कितने हैं? 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये मेरे 6th पार्ट में आते हैं। तो टोटल 19 टेबल 6 हिस्सों में डिवाइडेड है मेरे एनुअल रिटर्न के अंदर। तो ये है बेसिक फ्रेमवर्क। नाउ मेरा आपसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला टेबल 1, 2, 3 तो इंट्रोडक्शन टेबल है, कोई बात नहीं। टेबल 4 और 5 दो टेबल हैं मेरे, कौन से? आउटवर्ड सप्लाई के। ये दो टेबल किस चीज के हैं? आउटवर्ड सप्लाई के। मुझे बताइए टेबल 4 में क्या आता है और टेबल 5 में क्या आता है आपके हिसाब से? Q&A में बताइए। राम गोपाल जी, ओके आई एग्री विद यू, इट कैन बी 10 days लेट फाइल्ड, ठीक है। टेबल 4 में क्या आता है और 5 में क्या आता है? 4 में आता है, आपने लिखा जय सर, टैक्सेबल। 5 में ओके, आप लिख रहे हैं 4 में आता है, ये रिफ्रेश हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई एडवांसेस, ओके। सर नोट करेंगे आपका 4th टेबल में टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं, whereas 5th पोर्शन में सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल आती है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल आता है आप, ठीक है, ओके। आप नॉन टैक्सेबल सेल लिख रहे हैं, आप नॉन GST लिख रहे हैं, मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा फंडामेंटल बेसिक से चलना चाह रहा हूं मैं। ये ऐसा नहीं है। पूजा जी ये केस स्टडी में डिस्कस करेंगे आगे, अभी नहीं करूंगा। सर मैंने यहां लिखा है टैक्स नॉट पेबल, टैक्स नॉट पेबल, टैक्स नॉट पेबल आता है यहां पर। टैक्स नॉट पेबल में मेरा एग्जेम्प्ट भी आता है, निल भी आता है, नॉन GST भी आता है, LUT सेल भी आता है। ऐसा भी होता है कि आपने आउटवर्ड सप्लाई RCM पे करी हो, वो भी आता है। आता है नहीं आता? बिल्कुल। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसके अंदर। आप ये मत बोलिए कि खाली इसमें नॉन टैक्सेबल सेल आती है। नॉन टैक्सेबल सेल तो ये दोनों ही नील रेट नॉन GST बन गई, ये सारी टैक्सेबल भी हैं। मैं ये कह रहा हूं जिसपे टैक्स पेबल नहीं होता वो यहां पर आती है। क्लियर? ठीक है।
नेक्स्ट टेबल आते हैं मेरे 6, 7, 8। ये मेरे आईटीसी के टेबल थे, मैंने बताया था आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल से। ये मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल है। नोट करिए टेबल 6 मेरे से कहता है, नोट करेंगे टेबल 6 मेरे से कहता है 3B के साथ रिको करो। 3B के साथ रिको करने की बात करता है। 7 मेरे से बात करता है टेबल नंबर 7 रिवर्सल ऑलरेडी डन। 8 मेरे से क्या बात करता है? 8 मेरे से बात करता है 2A के साथ रिको। 2A के साथ रिको। 8 मेरे से क्या बात कर रहा है? 2A के साथ रिको। लेकिन यहां लिखना जरूरी है आपको एक चीज, 2A अप टू 30 नवंबर 2023। 2A कब तक का? अप टू 30 नवंबर 2023। अब मैं आपको एक चीज यहां पर नोट कराना चाहूंगा, दिस 4 and 5 टेबल हैज टू गो अप टू एक्चुअल्स। यानी कि ये टेबल ऐसे हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनलाइन बनेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनलाइन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट 6, 7, 8 ऐसे टेबल हैं, 6, 7, 8 ऐसे टेबल हैं जो 3B के इनलाइन बनेंगे, यानी कि जो डन है, जो हो चुका है। ओके, यहां तक आपको समझ आ रहा है? एक बार एनुअल रिटर्न को फॉर्म को देखेंगे सर, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ये पोर्शन में, देखिए डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर अवेलेबल वर्सेस अवेल्ड में फर्क क्या होता है जरा बताएंगे? अवेलेबल वर्सेस अवेल्ड में फर्क क्या होता है जरा बताएंगे? कोई बताना चाहेगा? अवेल्ड वर्सेस अवेलेबल में फर्क क्या होता है? ओके, अवेल्ड इज क्लेम, अवेल्ड माइनस क्लेम नहीं। वेरी गुड, जय सर कह रहे हैं क्लेम्ड इन 3B इज अवेल्ड। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं ठीक सर, परफेक्ट 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 सर, परफेक्ट। क्लेम्ड इन 2B, अवेलेबल अंडर 2B। ओके, मेहुल जी कह रहे हैं अवेलेबल। ओके सर, कमिंग टू द मेन पॉइंट, यहां देखिए अवेलेबल का मतलब होता है कि आपका एक्चुअल में कितना आईटीसी बनता था, और अवेल्ड का मतलब होता है कितना आपने 3B के अंदर अवेल कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे जो आईटीसी अवेलेबल था, यानी कि आप सेक्शन 16(2) कंप्लाई करते हुए आ रहे थे, यानी कि ये क्रेडिट आप ले सकते थे, इट वाज अवेलेबल टू यू, बट आप ले नहीं सके, तो आपने जितना लिया दैट इज अवेल्ड। आपने जितना लिया दैट इज अवेल्ड। संदीप जी कह रहे हैं एडजुडिकेटेड। अरुण सर कह रहे हैं दिस साइड इज टीम सर, 8A टोटल डू नॉट मैच विद 2A ऑन पोर्टल, प्लीज क्लैरिफाई रीजन। सर क्या होता है, 8A के अंदर क्रेडिट आ रहा है 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, 2A में फिगर्स रिफ्रेश नहीं हो रही, या 8A में आपकी कहीं फिगर्स रिफ्रेश नहीं हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2A पूरे साल का निकालना पड़ेगा, 8A निकालना पड़ेगा। I suggest taking 8A as the base because it is acting as the final figure for annual return. उसके बाद तो कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा सर, ठीक है। एक बार मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है अभी, फिर मैं जंप कर पाऊंगा और बेसिक्स पे और आगे बढ़ पाएंगे हम। चलिए टेबल नंबर 7 देखिए जरा, टेबल नंबर 7 ये क्या कहता है, डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड। ये क्या कह रहा है, रिवर्स्ड। ये क्या बोल रहे हैं देखिए, रिवर्स्ड।
जब आईटीसी रिवर्सल की बात हो रही है तो रिवर्स्ड, अब आप मुझे बताएंगे यहां पर रिवर्स्ड वर्सेस रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपने अभी अवेल्ड और अवेलेबल का बताया, वैसे रिवर्स्ड और रिवर्सिबल का भी बता दीजिए। सर प्लीज ट्राई करिए, रिवर्स और रिवर्सिबल दोनों में क्या फर्क है? अभिनव जी कह रहे रिवर्सिबल, ओके रिवर्स्ड, डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप उस पॉइंट पे पहुंच पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो रिवर्स हो गया है वो तो 3B में आया है, जो रिवर्स होना है और हमने नहीं किया है उसके लिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? If a taxpayer find themselves in a position to reverse any ITC, they may do so by generating a separate DRC 03। क्लियर? चलिए वापस आइए। नेक्स्ट टेबल मेरा कौन सा होता है? टेबल नंबर 9। जय सर कह रहे हैं ऑलरेडी अवेल्ड विच नीड्स टू बी रिवर्स रिवर्सिबल। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू फॉर बीइंग सो पार्टिसिपेटिव। उससे क्या है सर, लाइवलीनेस बनी रहती है। टेबल 9, हाँ तो सर इन दैट केस अरुण सर आई सजेस्ट पुटिंग इट इन अ ग्रीवियंस, टेकिंग द स्क्रीनशॉट। आपका अपना रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा सर, उसमें एक्चुअल्स पे चलिए, फिर 2A अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो उसको बेस ले लेंगे सर। जय सर थैंक यू। टेबल 9 का मतलब है टैक्स पेबल वर्सेस पेड, टैक्स पेबल वर्सेस पेड। क्लियर? अब टैक्स पेबल वर्सेस पेड की बात की गई है यहाँ पे। ये एक ऐसा टेबल है, आप देखिए, जो सेल्स माइनस आईटीसी करने के बाद आ रहा है। देखिए फॉर्म बहुत सिंक्रोनाइज्ड बना हुआ है और उसी तरीके से चल रहा है। सेल्स माइनस आईटीसी, सेल्स माइनस आईटीसी, पेबल वर्सेस पेड। ये मेरा पार्ट 4 खत्म हो गया। देखिए पार्ट 5, जो कि मैंने बोला था ना करंट फाइनेंशियल ईयर का सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में बताता है, इसमें आते हैं टेबल 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये कहता है नेक्स्ट ईयर आपने सेल को कितना इंक्रीज किया ये बता दीजिए। ये कहता है नेक्स्ट ईयर सेल को कितना डिक्रीज किया वो बता दीजिए। ये कहता है नेक्स्ट ईयर कितना आईटीसी रिवर्स किया आपने ये बता दीजिए। नेक्स्ट ईयर कितना आईटीसी अवेल किया ये बता दीजिए। और 14th कहता है नोट करेंगे 10 और 11 की वजह से कोई टैक्स इंपैक्ट आया है तो बता दीजिए। ठीक है, 10 और 11 की वजह से कोई टैक्स इंपैक्ट आया है तो वो बता दीजिए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, सिर्फ 10-11 की बात करता है, 12 नंबर और 13 नंबर की बात नहीं करता। टेबल 12, 13 आर नॉट कवर्ड हियर। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया मेरा नेक्स्ट पार्ट 6 है जिसमें 15, 16, 17, 18, 19 टेबल आते हैं। सर 15, 16 मेरे लिए इस साल भी ऑप्शनल है, जो कि बात करते हैं डिमांड्स और रिफंड्स, कॉम आपकी कॉम्पोजिशन डीलर की सप्लाईज, जॉब वर्क पे कितना गया या डीम्ड सप्लाई कोई मान ली गई तो। लेकिन ये टेबल नंबर 17 HSN आउटवर्ड सप्लाई का, ये कंपलसरी है और ये लास्ट ईयर भी कंपलसरी था, ये अभी भी कंपलसरी है, लास्ट ईयर भी कंपलसरी था। टेबल HSN इनवर्ट सप्लाई वाला 18 है और ये इस बार भी ऑप्शनल है। 19 तो आपका लेट फी का टेबल है, ये तो खुद ही आएगी अगर आएगी तो, ठीक है, इसमें आप मना नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न लेट कर दी तो ये ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी इसमें। डन। चलिए मेरे कुछ टेबल ऑटो पॉपुलेट होते हैं, मेरे कुछ टेबल GSTR 9 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होते हैं, वो नोट करेंगे। टेबल 4, 5, 6A, 8A और 9। ये कहां से ऑटो पॉपुलेट होता है? GSTR 1 ऑफ 22, 23। सेम ये भी वहीं से होता है। 6A मेरा 3B ऑफ 22, 23 से अपलोड होता है। 8A मेरा
GSTR 2A अप टू 30 नवंबर 23 से होता है। टेबल नंबर 9 मेरे से पेबल और पेड की बात करता है। ये दोनों भी 3B ऑफ 22-23 से अपलोड होते हैं। काइंडली नोट इट, ये जो आपने लिख रहा हूं मैं, यहां पर नोट करिए, ये जो टेबल 4 है ये चेंज हो सकता है, 5 चेंज हो सकता है, 6A चेंज नहीं हो सकता, 8A चेंज नहीं हो सकता, पेबल चेंज हो सकता है, पेड चेंज नहीं हो सकता। तो जिन बक्सों पे मैंने क्रॉस लगाया है वो टेबल चेंज नहीं हो सकते, वो टेबल चेंज नहीं हो सकते। डन। जब आप ओके कर देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। ओके, चलिए सबने ओके कर दिया है, सबने ओके कर दिया है। चलिए नेक्स्ट। सर बोरिंग तो नहीं लग रहा, मजा तो आ रहा है? आर यू एंजॉइंग इट? बोरिंग तो नहीं लग रहा? चलिए मेहुल जी थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। राम Gopal ji, thank you. I hope you are enjoying it and to keep on interacting all of you so that we all keep learning with, मैं कहूंगा आज आपको सारा कुछ याद भी हो जाए, दैट इज वाई आई एम नॉट पिकिंग वेरी फास्ट पेस। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। चलिए अब आगे का नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कुछ एनुअल रिटर्न से रिलेटेड आपके लिए रूल्स ड्राफ्ट करे हैं। रूल्स, आई हैव ड्राफ्टेड सम रूल्स फॉर एनुअल रिटर्न फॉर यू, you can start noting it down so that once you note it तो आपको वो चीज कभी भी भूले ना आगे, ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी। सर नोट करिए, स्टार्ट नोटिंग सर। सर ये रूल्स अभी आपको खाली नोट करने हैं, जैसे आप नोट कर लेंगे उसके बाद हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिए। अभी हम रूल्स लिख रहे हैं और ये रूल्स मेरे राम गोपाल जी, I will share one link from where you can download the PPT. It is not a PPT actually, sir. It's all notes. I do not use PPT. But yes, you can take it. But मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा राम गोपाल जी, दैट यू स्टार्ट राइटिंग दीज रूल्स एटलीस्ट। बाकी सारी चीजें ये रूल्स भी दे दूंगा मैं, बट इसमें आई विल स्टार्ट एडिंग समथिंग जो इसमें आपको मिलेंगी नहीं फिर बाद में। सो आई रिक्वेस्ट आप इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट भी करिए प्लीज। सर ये रूल्स नोट करेंगे, रूल्स आई हैव टेकन इट फ्रॉम द प्रेस रिलीज, नोटिफिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस। तो यहां से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एनुअल रिटर्न क्या हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एनुअल रिटर्न क्या हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिस्क्लोजर्स। देखिए अगर आपको सेल्स डिस्क्लोज करनी है तो यू नीड टू टेक 3B एज द इंपॉर्टेंट बेस। सर एग्जाम्पल समझिए, ये 4 केस है नीचे। अभी अगर आपको कुछ ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, नोट तो कर लीजिएगा, बिकॉज आई विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल केस स्टडीज आफ्टर दैट। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन 3B और 1 दोनों में आ रही है, अगर कोई ट्रांजैक्शन 3B और 1 दोनों में आ रही है तो यू नीड टू टेक 3B एज द बेस। नोट कर लेंगे, यू नीड टू टेक 3B एज द बेस। if some transaction is coming in if some transaction is coming in only 1 and not 3B, तो जो बची हुई रिटर्न है 1 उसी को बेस ले लेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन
3B में आ रही है और 1 में नहीं आ रही, तो यू नीड टू टेक अगेन 3B एज द बेस। देखिए जहां पर 3B अवेलेबल है, टेक 3B एज द बेस। जहां पर अगर दोनों में से कोई एक अवेलेबल है तो टेक दैट एज द बेस। बट इन केस इफ यू हैव अ सोल्यूशन वेयर यू हैव टू फाइंड दैट नॉट एनीवन, कोई भी रिटर्न में कहीं पर भी नहीं किया कोई चीज, अगर 3B और 1 में, तो you need to take actuals, that is books of accounts as the base. Then in that case you need to take books of accounts as the base. Clear? चलिए अभिनव जी, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा सर, जब केसेस बताऊंगा ना सर, तब आप ये क्वेश्चन रख लेना मेरे सामने। मैं अभी भी इसको भी ओपन रखता हूँ सो दैट ये चीज पार्क कर दी गई है, लास्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी खुद ही। ठीक है सर? Yes, Mehul ji, you have to consider each transaction. Sir, next rule, according to my thoughts and interpretations, is that your 6A should match with 6O. 6A और 6O आपका मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? 6A और 6O मैच करना चाहिए। नोट कर लेंगे पॉइंट, that 6A and 6O should match. चलिए, ये रहा रूल। अब आप कहेंगे 6A और O में है क्या, जरा ये तो दिखा दो। देखिए 6A में मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए मिटा देता हूं आपको, फिर कंफ्यूजन ना हो। सर 6A में क्या लिखा है? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। ये ऑटोमेटिक आता है और ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे 6O में क्या लिखा है? इस सब का जो आप ब्रेकअप कर लेंगे, ब्रेकअप करते करते जब आप O पे पहुंचेंगे तो आपका इट शुड मैच विद टोटल आईटीसी अवेल्ड, हेंस इट शुड बी इक्वल टू 6A। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 6A और 6O आपका मैच करना चाहिए और ये यहां से फिगर निकल आती है आपकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए प्लीज। सर 6M में 4 टाइप की फिगर्स को हम लिख सकते हैं, बट अगेन दिस इज अ सजेस्टिव थॉट। हो सकता है आपके अपने लॉजिक्स हो या कुछ और आपका बेस हो, प्लीज कंसीडर दैट ऑल्सो। दिस इज जस्ट अ सजेस्टिव मेजर। हाउएवर मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एनुअल रिटर्न के केस में whatever is logical to you and you can explain the officer, go with that policy if you can. ऐसा है ना, मैं कुछ बताऊं सर, बाद में आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाए ऑफिसर को, तो भी प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ सजेस्टिव बेस्ट प्रैक्टिस मेजर। मैं इसका बेस भी दिखाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। सो तब आपको लगेगा कि शायद हाँ ये डिस्क्लोजर हो सकता है अप्रोप्रिएट हो। ठीक है सर? चलिए सर 6M, 6M क्या कहता है? 6M देखिए एक बार पहले क्या कहता है। 6M कहता है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। ऐसा आईटीसी जो आपने अवेल तो किया हो लेकिन आप उसको ऊपर कहीं पर भी तोड़ नहीं पाए यहां तक। ठीक है, अब आप कहेंगे 6M में ऐसा क्या लिखा है और क्यों लिखा है? ये देखिए, ये 6M की इंस्ट्रक्शंस है, फॉर्म की इंस्ट्रक्शन है। 6M की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? 6M की इंस्ट्रक्शन कहती है डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड बट नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द हेड स्पेसिफाइड फ्रॉम 6B to 6L इट शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। यानी कि कोई चीज अगर आप ऊपर नहीं लिख पाए तो आप 6B से 6L वाली चीजों को अगर आप नहीं लिख पाते तो यहां पर लिख देंगे। क्लियर? 6M में आप क्या क्या लिखेंगे? सो इट इज सजेस्टिव दैट पिछले साल का आईटीसी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया गया हो वो 6M में लिख दिया जाए। ये कहां से मिलेगा? पिछले साल के एनुअल रिटर्न के 8C और 13 से। ऐसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई एक्सेस आईटीसी लिया है तो एक्सेस लिया है और उसको रिवर्स कर भी दिया है तो भी 6M में लिखेंगे, और अगर एक्सेस लिया है और उसको रिवर्स नहीं भी किया है तो भी उसको 6M में ही लिखेंगे।
आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगस्त 22 के बाद नया फॉर्मेट आया था, अगर उसमें भी कुछ एक्सेस आ रहा था, वो 50,000 रुपीज जो डुप्लीकेट आ रहा था, उसको भी हम 6M में लिखेंगे। 20,50,000 आपको याद है, तो वो 20,50,000 में 50,000 भी यहीं पर आएगा। नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, रूल नंबर 4। रिवर्सल ऑफ आईटीसी विल गो टू 12 और हियर। सर इसमें सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने रिवर्सल को करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है तो टेबल नंबर 7 में जाएगा। अगर आपने उस रिवर्सल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है अप टू 30th नवंबर, तो वो रिवर्सल टेबल 12 में जाएगा। और अगर वो आपने रिवर्सल किया ही नहीं है अब तक, तो मैंने आपको बताया था इसका सेपरेट DRC 03 बना देंगे बस। ठीक है, ओके अरुण सर, ओके चलिए। 6B में नेक्स्ट रूल लिखिए। कमलेश जी कह रहे हैं एज पर बुक्स देयर इज एन आईटीसी बट स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B एंड नॉट क्लेम्ड बाय अस, हाउ टू शो इन जीएसटी 9। सर आपने वो आईटीसी लिया ही नहीं और आज 30 नवंबर निकल गई है, अब वो दिखा भी देगा तो आपको मिल नहीं सकता, तो वे व्हाई डू यू वांट टू मेंशन इट? आपने ना अवेल किया है, ना आप अगले साल अवेल कर सकते थे अब, सो आई थिंक इट कैन नॉट गो एनीवेयर इन एनुअल रिटर्न। ठीक है चलिए सर, नेक्स्ट रूल सुनिए। 6B में क्या आता है? 6B में क्या आता है? व्हाट इज टू कम इन 6B? सर 6B में लिख लेंगे ये चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर लिख लेंगे। करंट फाइनेंशियल ईयर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर ये लिख लेंगे आप, बुक्स वर्सेस 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 availed in 3B whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower, okay, whichever is lower, ये लिख लिया आपने? ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अच्छा पूजा जी कह रहे हैं सो रिवर्सल शुड बी शोन अंडर 6M एज वेल एज इन टेबल 12। यस पूजा जी परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। 7H में मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया पहले, रिवर्सल वही आएगा जो एक्चुअली हो गया होगा। अगर अब कोई रिवर्सल करना है तो उसके लिए क्या बनेगा? DRC 03। क्या बनेगा? DRC 03। अदरवाइज उसका आपको कहीं डिस्क्लोजर नहीं करना है साथ। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए, ये हम डिस्कस कर चुके। अगर 8D आपका नेगेटिव आया इस साल, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 16(2) की डिमांड एक्सपेक्टेड है, प्लस ऑफिसर रूल 37A भी चेक करेगा, तो यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर इस साल नेगेटिव आया तो डिमांड एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर 8D पॉजिटिव आ गया तो क्या करें? रूल 5 एक सेकंड दिखा देता हूं, लिख लीजिए मेहुल जी, रूल 5 लिख लीजिए, लिखकर ओके कर दीजिएगा प्लीज। चलिए आप कह रहे हैं रूल 7H वी विल शो 3B 4B1 परमानेंट। यस यस अभिनव जी यस,
सारा दिखाएंगे, ठीक है। अगर 8D पॉजिटिव आ गया इस साल, अगर 8D पॉजिटिव आ गया तो क्या करेंगे? अगर 8D पॉजिटिव आ जाता है तो आपको 8E और F में उसको बाइफरकेट करना चाहिए। 8E अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड कहता है, 8F कहता है अवेलेबल बट इनएलिजिबल। एक बार एनुअल रिटर्न पे नजर मार ले जरा सर, साथ में पहले देखेंगे। ये रहा टेबल 8। अगर आपका 8D पॉजिटिव आ गया, देखिए ये वाला, तो आपको अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड और अवेलेबल बट इनएलिजिबल में डालना चाहिए। अब कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हम तो आज तक डाल नहीं रहे थे। सर आप नहीं डाल रहे थे, कोई बात नहीं। ये देखिए 8D की इंस्ट्रक्शंस के नीचे 8E की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है। ये कहती है आइडली इफ 8D इज पॉजिटिव द सम ऑफ 8E एंड F शैल बी इक्वल टू 8D। ओके, डन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। चलिए, यहां तक आपको लग रहा होगा कि ये लिख लेना चाहिए था कि हम आगे से मेंशन करेंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट रूल लिखेंगे, नेक्स्ट रूल लिखेंगे। नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल कहता है अगर आपका टेबल 4 और 5 में कोई टैक्स वैल्यू आ रही है तो उसका टैक्स टेबल 9 में दिखेगा, तो उसका टैक्स टेबल 9 में दिखेगा। और अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू 10 और 11 में आ रही है तो उसका टैक्स 14 में दिखेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर कोई चीज 4-5 में आ रही है तो 9 में दिखेगा, अगर 10-11 में आ रही है तो उसका टैक्स 14 में दिखेगा। यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज और नोट कर लेंगे। टेबल 4 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 11 is your turnover of the financial year। ये नोट कर लीजिए, टेबल 4 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 11 इज योर टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। काइंडली नोट इट। 4 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 11 इज योर टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरसीएम जिस साल में पे होगा उसी साल में एनुअल रिटर्न का हिस्सा बनेगा। ये रूल लिख लेंगे। एनुअल रिटर्न में आरसीएम तभी दिखेगा अगर वो 22-23 में पे हो चुका होगा। अगर 22-23 में पे नहीं हुआ होगा तो वो 22-23 के एनुअल रिटर्न में कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होगा। दिस इज व्हाट द प्रेस रिलीज ऑफ 3 जून आल्सो हैज टू से, जो 2019 में आई थी, कि अगर आरसीएम क्रेडिट नहीं दिख रहा तो नहीं, आपने पे नहीं किया तो नहीं दिखाना इस साल के एनुअल रिटर्न में। जिस साल के एनुअल रिटर्न में आप पे करेंगे उसी साल के एनुअल रिटर्न में उसको आप दिखाएंगे। सर 8C और 13 लास्ट रूल लिखिए 8C और 13 के बारे में। अगर कोई चीज 8C में दिखाई है तो वो 13 में भी दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई चीज 13 में दिखाई है तो जरूरी नहीं है कि वो 8C में दिखानी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझिए, 8C का क्रेडिट वो होता है जो इस साल का अगले साल में लिया होता है और ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज की बात करता है, वेयर एज 13 टॉक्स अबाउट फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड इम्पोर्ट्स। तो मैं कहूंगा 13 इज अ वाइडर टर्म और 8C इज अ स्मॉलर टर्म। यानी कि अगर 8C में मैंने कोई क्रेडिट लिखा है तो 13 में भी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 13 में कोई चीजें लिखी हैं तो वो जरूरी नहीं है 8C में होगा। तो 8C वाली चीज 13 में आती है, लेकिन 13 वाली चीज जरूरी नहीं है 8C में जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए यहां तक आपने रूल्स नोट डाउन कर लिए हैं अगर, तो अब हम केस स्टडीज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम केस स्टडीज की तरफ मूव करते हैं सर। नोट करिए, नोट करेंगे। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। या आप ही के लिए बनाया है सर मैंने, और क्या है सर।
अभिनव जी कह रहे हैं सर यू मीन टू से FY 2023 में इम्पोर्टेड। यस, 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 ठीक है, बिल्कुल अभिनव जी। एक बार एक फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए मेरे साथ बात करते करते। अपने पेपर को लैंडस्केप मोड पे रखेंगे। ये लिखेंगे सर जो मैंने लिखा है सर, उसके आगे लिखिए जैसे लिखा है सर वैसे ही लिखेंगे। सर जिस फॉर्मेट में लिखा है वैसे एक बार फॉर्मेट रेडी करके मेरे को स्क्रीन पे कोई Q&A में जरा ओके लिख देंगे सर, सो दैट आई कैन स्टार्ट। कल्याण जी कह रहे हैं इसमें केस ट्रांसफर सर इट हैज टू बी फाइल्ड इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअली सबकी भरी जाएगी। जब आप ओके कर देंगे सारे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा सर। सिर्फ 4 ओके आए हैं सर अभी, जल्दी जल्दी करिए सर। I think that the Taxo team will be able to tell you, Nidhi ji, that whether the recording is shared or not. आई थिंक अभी भी लोगों का बचा है क्या लिखना, या करें आगे सर? डन। किसी का बचा है तो बता दीजिएगा। ईशु जी ने भी ओके लिख दिया, चलिए। सर एक बेसिक केस से शुरू करेंगे। अमित जी थैंक यू। अब आपको मेरे साथ साथ चलना है, लिखिए जरा। मैंने कहा अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 और 3B में सही समय पे दिखा दी गई होती, 1 और 3B में सही समय पे दिखा दी जाए, मतलब समझिए मेरा लॉजिक क्या है सर। हम ये चूज करने जा रहे हैं यहां से कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लेफ्ट साइड पे आई तो वो पार्ट 2 में जाएगी, दैट इज 4, 5 और 9। अगर कोई ट्रांजैक्शन ये वाले हिस्से में चूज करी गई, दैट इज राइट, तो वो 5 में जाएगी सर। ये एक चीज अपने मन में बांध लेंगे कि कोई भी चीज दोनों हिस्सों में नहीं आ पाएगी एनुअल रिटर्न के। अब आप मुझे जवाब देंगे, अगर कोई पर्सन ने कोई ट्रांजैक्शन को 1 और 3B में 22-23 में ही दिखा दिया है, तो क्या वो टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी, यस और नो? ये सर्कल लगाएंगे, सर्कल लगाने का मतलब है ऑटो पॉपुलेशन। सर्कल लगाने का क्या मतलब है? ऑटो पॉपुलेशन। क्या वो टेबल 4 में आ रही होगी? यस। अगर किसी पर्सन ने 22-23 के अंदर GSTR 1 में किसी सेल को दिखा दिया है, तो क्या वो टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी? सिर्फ 2 जवाब आए, यस। भूपेंद्र जी यस। ओके, आपको ऑटो पॉपुलेटेड टेबल्स की लिस्ट लिखवाई थी मैंने, उसी से निकालना है सर। बिल्कुल ठीक। क्या वो टेबल नंबर 9 में ऑटो पॉपुलेट होके आ रही होगी? 3B में सही भरा है, देखिए 3B में भर दिया है, तो क्या टेबल 9 में ऑटो पॉपुलेट होके आ रही होगी? यस और नो? सर बिल्कुल ठीक विनोद जी। इशू जी टैक्सेबल है, मान लेते हैं टैक्सेबल है सर। ठीक है, बिल्कुल आएगी सर। सर अच्छा लगता है आप सब जवाब देंगे तो आपको भी मजा आएगा सर।
इस एक्टिविटी के बाद से आपकी एनुअल रिटर्न में कोई सेल परचेज आईटीसी कोई गलती नहीं होगी। आप बस साथ रहिए और जवाब देते रहिए साथ साथ। तो ये बेसिक केस क्या कहता है कि अगर आपकी एनुअल रिटर्न में हम ध्यान दें तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था अगर 1 और 3B दोनों में हो ट्रांजैक्शन, मैंने कहा था आपको कि अगर 1 और 3B दोनों में हो ट्रांजैक्शन तो किसको बेस लेना है? 3B को। 3B किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। डिस्क्लोजर कौन सी साइड पे होने? लेफ्ट साइड पे। जब हमने खोल के देखा तो डिस्क्लोजर ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में हो रहे थे। तो क्या हमें इसमें कोई एक्शन करना है? नहीं करना। हम तो खुश हो गए सर अगर किसी ने अपनी एनुअल रिटर्न बनाने से पहले 1 और 3B सही फाइल करी हो तो हमें कुछ नहीं करना, हम खुशी खुशी एनुअल रिटर्न को देखकर उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक केस था, बेसिक केस नंबर 1। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट केस। सर 1 में यहां गया, 3B में यहां गया, यानी कि अप टू 30th नवंबर किसी ने अपनी 3B में टैक्स जमा कर दिया है पिछला। अब सर आपको बेस किसको लेना है? 1 को या 3B को? 1 को या 3B को बताइए सर। ट्रांजैक्शन इस तरफ दिखानी है राइट साइड या लेफ्ट साइड? कौन सा हिस्सा चुना जाएगा? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? सर 3B को बेस लेना है अगर, तो क्या राइट या लेफ्ट? सर गलत बोल रहे हैं आप फिर से सर। सर मैंने आपसे बोला था जहां 3B और 1 दोनों हो 3B को बेस लेना है सर, रूल लिखवाया था। 3B हमारी राइट साइड में है सर, तो राइट साइड को बेस लेना पड़ेगा। 3B हमारी राइट साइड में है सर, तो राइट को बेस लेना पड़ेगा। राइट में कौन से टेबल आते हैं? 10, 11, 14। 10, 11, 14। No, I am not saying 3B is filed next year. I am saying सप्लाई को नेक्स्ट ईयर की 3B में दिखाया गया है। ये देखिए ना, अप टू 30th नवंबर दिखाया गया सप्लाई को। अब अभिनव जी समझ आया? ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या कोई डाउट नहीं? चलिए, ये राइट साइड को चुना गया है, ये राइट साइड को चुना गया है, यानी कि आपको टेबल 10, 11 और 14 में डालना है इसको। अब ध्यान से देखिए, क्या टेबल 10 ऑटो पॉपुलेटेड होता है? क्या टेबल 10 ऑटो पॉपुलेटेड होता है? नहीं। तो टेबल 10 को आपको मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, आपने हिस्सा कौन सा चुना है? 10, 11 और 14 वाला। क्यों? क्योंकि 3B है हमारी राइट साइड में, मतलब नेक्स्ट ईयर की 3B में पिछले साल का इनवॉइस दिखाया गया है अप टू 30th नवंबर। ओके ओके, डन। टेबल 10 में आपने इसको मैनुअली बढ़ा दिया। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, टेबल 14 में टैक्स पेबल भी बढ़ेगा, पेड भी बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये पे हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये पे हो गया है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, 4 + 5 + 10 - 11, यही इक्वेशन लिखवाई थी सर। क्या ये ट्रांजैक्शन टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी? यस, हो रही होगी। क्यों? क्योंकि 1 में तो पिछले साल ही दिखा दिया था। मैंने आपको बोला हिस्सा चुनना है 10, 11, 14 वाला। तो ये ट्रांजैक्शन क्या टेबल 4 में भी और टेबल 10 में भी दो बार नहीं आ रही? आ रही है। तो सर क्या करेंगे, इसको टेबल 4 में रिड्यूस कर देंगे, इसको टेबल 4 में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये केस समझ आया है सर? पहले बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए सर, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं सर।
अगर आप सारे यस नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे नो लिख दिया सर। नो। विनोद जी फिर से करते हैं। मैंने आपसे फिर से करते हैं केस सर, जब तक केस नहीं समझ आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, नो इशू जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने आपसे बोला था आप एक चीज को एक पार्ट में ले जा सकते हैं, नॉट एन इशू। अच्छा अविनाश जी कह रहे हैं यस। अविनाश जी बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं सर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो एक बार नोट कर लेंगे साथ साथ। कुछ लोगों को अच्छे से समझ आ गया है, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा बियर करेंगे सर, सबके लिए अच्छा होगा। शुड बी 5। अरुण जी वही है सर, 5n + 10 - 11 ही है वो। मैं 5n इसलिए नहीं बोल रहा था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 5n कौन सा है। 4 + 5 में एक 4g ही होता है, जो एक्स्ट्रा आ रहा होता है वो रिड्यूस होता है बस। एसेंस पे जाइए सर, लॉजिक पे बस, ठीक है। डन। मैंने कहा एक ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर वन में तो दिखा दी गई थी, वन में दिखा दी गई थी 22-23 के अंदर, लेकिन 3B में 30 नवंबर तक दिखाई अगले साल के। सर मैंने आपसे बोला हिस्सा चुना जाएगा राइट, क्योंकि 3B है राइट में। तो राइट में टेबल आते हैं 10, 11, 14। 14 के अंदर मैंने आपसे बोला पेबल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और पेड भी दिखाना पड़ेगा, मतलब पेएबल भी अगले साल ही दिखा है, पेड भी अगले साल ही दिखा है। टेबल 10 में ऑटो पॉपुलेशन होता नहीं है, आपको खुद ही बढ़ाना होगा। मैंने आपको बताया था एक ट्रांजैक्शन होती है 4 + 5, मतलब आप 4 + 5 मतलब आई एम रिड्यूसिंग 4G यहाँ पर मान लेंगे, मतलब +10 - 11। सर इसलिए मेरे को 4 + 5 लिखना पड़ता है, क्योंकि अरुण सर यहाँ पर एक्सप्लेन करना इक्वेशन में आसान हो जाता है। तो मैंने आपको बोला अगर कोई ट्रांजेक्शन, अब देखिए यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी टेबल 4 में, गोला मारा है मैंने, सर्कल किया है, टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि GSTR 1 में तो गया हुआ है। तो सर अब ये टेबल 4 में और 10 में दोनों बार आ गई, आपने 10 में खुद डाली है और 4 में वैसे ही आ रही है, तो एक साइड से रिड्यूस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला टेबल 4 में रिड्यूस करेंगे, 10 में बढ़ाएंगे, 14 में पेबल और पेड दिखाएंगे और ये केस क्लोज हो जाएगा। क्या अब समझ आया है? जल्दी से यस और नो बताइए सर। थैंक यू विनोद जी। अमित जी आपको भी समझ नहीं आया था, चलिए अब आ गया ना सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट केस। सर 3B में दिखा दिया 22-23 में, और 1 में इनवॉइस बैक डेट के साथ अगले साल दिखाया। समझ रहे हैं? मैंने 3B में तो 22-23 में दिखा दिया, और 1 में अगले साल बैक डेट की डॉक्यूमेंटेशन के साथ 1 में दिखा दिया अगले साल। सर हिस्सा कौन सा चुना जाएगा, लेफ्ट या राइट? जल्दी बताइए, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, फास्ट, लेफ्ट राइट बताइए। मेलजू ने लेफ्ट कह दिया, जय सर ने लेफ्ट कह दिया, जल्दी जल्दी बताइए सर, फास्ट सर फास्ट। बस मजा ही आ गया सर पार्टिसिपेशन देख के सर। सर सब नहीं लिख रहे अभी भी सर, सब लिख देंगे तो और अच्छा होएगा सर, मजा आएगा सर। चलिए सब ने ये तो कह दिया कि लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन से हैं? टेबल 4, 5 और 9। सर क्या ये 9 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा? यस 9 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। सर 9 का 4, 5 में दिखाने की बात कर रहे हैं, टेबल 4 में मैनुअली आपको ये ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए क्या टेबल 10 ऑटो पॉपुलेशन की लिस्ट में था? नहीं था, तो टेबल 10 में आपको कुछ नहीं करना होगा। सो इन दिस मेयर ट्रांजैक्शन, थैंक यू, is in this mere transaction table 4 has to be increased. I hope you are satisfied till now. Satisfied? Yes or no?
ये केस समझ आ गया सर? आगे बढ़े, यस और नो? मुझे लग रहा है अब सबको समझ आ रहा होगा कि इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ऐसा होना चाहिए सर कि आज सेशन के बाद सबसे ज्यादा एनुअल रिटर्न आप लोग ही फाइल करें। ये मेरी कोशिश और मेरी तत्पर अग्रसर इस चीज में मेरा एफर्ट्स रहेगा आपके लिए आज। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 में दिखा दी, 3B में कभी नहीं दिखाई। सर मैंने आपसे बोला था 1 और 3B में 3B को बेस लेना है, लेकिन अगर 3B ना हो तो आप 1 को बेस लेंगे। लेफ्ट साइड या राइट साइड, जल्दी बताइए, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड, जल्दी बताइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट? अब तो मैं लिखूंगा नहीं सर जब तक सबके रिप्लाई नहीं आ जाते। लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट? कम आए हैं सर जवाब अभी भी? चलिए, वेरी गुड। अरे सर ऑलवेज लेफ्ट नहीं, नहीं जय राइट कैसे हो सकता है? जय सर इट इज लेफ्ट बिकॉज GSTR 1 इज ऑन लेफ्ट। बिल्कुल ठीक, ठीक ठीक। सब लेफ्ट लिख रहे हैं, ओके अब समझ आ गया जय सर, ओके वेरी गुड सर, बी पार्टिसिपेटिव। सर आपने हिस्सा चुना है 4, 5, 9 वाला। टेबल 4 में ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि GSTR 1 में आ रहा है। टेबल 9 के अंदर ध्यान से सुनेंगे, पेबल तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन पेड एडिटेबल नहीं होता, आपको याद होगा मैंने ऑटो पॉपुलेशन में लिखवाया था पेड एडिटेबल नहीं होता है। पेबल तो बढ़ा देंगे और DRC 03 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इसका जमा कर देंगे। ठीक है सर, क्या आप इस केस से सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड हैं तो यस लिखिए और आगे बढ़ने की हम चेष्टा करते हैं। बिल्कुल ठीक, अभी तक सिर्फ 2 ही यस आए हैं सर, इसका मतलब समझ नहीं आया सर केस। चलो आगे बढ़िए सर, जल्दी लिखिए, गो अहेड प्लीज, यस यस यस। सर क्या है देखिए, अगर एक जना भी डिससेटिस्फाइड होगा ना तो मैं आगे जाके फिर से करता हूँ सर वो केस। शुड 14 टू बी इंक्रीज, नो 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 मेल जी, 14 नहीं हो सकता, वो टैक्स पेड ही नहीं हुआ है, 3B है ही नहीं उसमें, अभी तक पेबल है ही नहीं, पेड कैसे करूं? अभिनव जी आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि DRC 3 में रेफरेंस कहाँ आएगा। वहां पर आप देखेंगे जब DRC 3 में एनुअल रिटर्न लिखते हैं ना, आप सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में, तो वो ऑटोमेटिक लिंक हो गया कि एक तरह से यहाँ पर आ गया। अनुज जी वही कह रहा हूँ, वहां और ड्रॉप डाउन में DRC के अंदर आता है एनुअल रिटर्न, वो सिलेक्ट करना है आपको। पूजा जी, PMT डन अंडर DRC would be shown in table 14. PMT done under DRC 3. No, it will not be shown anywhere here. ओके, कोई बात नहीं संदीप जी, बस आपके दिल से जुड़े हुए हैं इसमें कि काम बढ़िया हो रहा है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस क्या कहता है? अगले साल की 1 में दिखा दिया, 3B में नहीं दिखाया। अगले साल की 1 में दिखा दिया, 3B में नहीं दिखाया। अब कौन सा हिस्सा चुनूंगा मैं? राइट पार्ट। वाई? क्योंकि राइट में GSTR 1 है और 3B है ही नहीं। राइट पार्ट में कौन सा होता है? 10, 11, 14। सर टेबल 10 में आप इसको इंक्रीज कर देंगे, 14 में पेबल को इंक्रीज कर देंगे, बट ध्यान से सुनेंगे, पेड आपका 0 रहेगा इसमें। सर ये पे नहीं हुआ है 3B से, ये 3B से पे नहीं हुआ है 30 नवंबर तक, तो पेड 0 रहेगा और यहाँ पर क्या बना दिया जाएगा? DRC 3 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्या ये केस समझ आया है? क्या ये केस समझ आ गया है सर अब? यस, ओके, समझ आ रहा है। चलिए, बिल्कुल सबको समझ आ गया है।
यस, परफेक्ट। नेक्स्ट, आगे का केस देखिए, आगे केस देखिए। नो अल्टरनेटिव उपिंदर सर, इसमें आप बताइए अगर कुछ लग रहा है तो। नेक्स्ट केस सुनिए। इस साल की 3B में चला गया 22-23 की 1 में कभी नहीं गया। सर ये डेडली केस है इस साल। डेडली केस क्यों है सुनिए। सर अगर आपने 1 में दिखाया नहीं है, सामने वाले का क्रेडिट लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 में नहीं दिखाया, क्रेडिट लॉस। उसके 2B में नहीं दिखेगा, तब भी एनुअल रिटर्न में कुछ ठीक कर लें तब भी नहीं दिखेगा, तो ये लॉस हो जाएगा उसका। लेकिन अब हमें तो सही डिस्क्लोज करना है ना सर, तो हम कैसे करें। सर लेफ्ट में आपका हिस्सा चुना जाएगा क्योंकि 3B आपकी लेफ्ट में है। सर 1 या 3B में से अगर कोई एक भी हो तो उसको चुन लिया जाएगा हिस्से को। सर लेफ्ट में आपका टेबल 4, 5 और 9 वाला हिस्सा होता है। क्या टेबल 9 में ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। हाँ हो रहा होगा सर, क्योंकि 3B में सही गया हुआ है तो टेबल 9 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सर हमने हिस्सा तो यही वाला चुना है, तो अब टेबल 4 के अंदर इसको मैनुअली इंक्रीज कर देंगे। बस इतना ही करना था इस केस में, और ये केस भी खत्म हो गया। क्या इस केस से आप लोग सेटिस्फाइड हैं। यस, 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 4 ही यस आए हैं सर। नो इट वॉज नॉट डिस्कस सर, इट वॉज देयर व्हेन 1 वॉज इन द नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे वो थोड़ा सा सेम लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट केस क्या है। अगले साल की 3B में दिखा दिया, 1 में कभी नहीं दिखाया। दिस इज अगेन अ डेडली केस। इसमें भी सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, इसमें भी सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। बट अब इसको क्या करें। सर आपने हिस्सा तो चुना है राइट। सर टेबल आपने कौन सा चुना है, राइट। टेबल 14 के अंदर पेबल भी बढ़ा देंगे, पेड भी बढ़ा देंगे। पेबल भी अगले साल है, पेड भी अगले साल है। और सर टेबल 10 में इसको मैनुअली इंक्रीज कर देंगे। अगेन दिस केस इज ऑल्सो क्लोज्ड। क्या इस केस से सेटिस्फाइड हैं तो यस लिख दीजिए, वरना नो लिख देंगे। मुझे लग रहा है अब आप प्रोफेशनल हो गए पूरे सर एनुअल रिटर्न के लिए। जल्दी जल्दी सर सब कर रहे हैं इसमें केस। चलिए मतलब अब आप एनुअल रिटर्न धड़ाधड़ कर देंगे सर, खत्म सारी। लास्ट केस किसी में भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। इसको क्या करेंगे, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी उस हिस्से को चुन लिया जाएगा। टेबल 4 में इंक्रीज कर देंगे, टेबल 9 में पेबल को इंक्रीज कर देंगे, पेड आप हिला नहीं सकते, और अल्टीमेटली DRC3 along with interest। डन, डन भाई साहब डन। सारे केसेस डन हो गए। मुझे नहीं लगता अब आपका कोई डाउट बचा होगा इसमें। बचा है तो बताइए। डन। तो अभिनव जी उसको रिमूव कर देंगे सर। अभिनव जी उसको रिमूव कर देंगे फिर। डन। चलिए सर केस को कंक्लूजन की तरफ ले जाएं सर। अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो केस को कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। अदर बताइए कोई डाउट बचा है तो।
बताइए, इज देयर एनी डाउट? डाउट दो ही सर्कमस्टेंस में नहीं आते काजल, जब यहाँ तो सब समझ आ जाए या कुछ भी समझ ना आ रहा हो। आई होप सबको सब समझ आया होगा। और कहते हैं तो मैं एक काम कर सकते हैं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको तब भी कोई एनुअल रिटर्न से रिलेटेड क्वेरी बच जाती है तो यू कैन जस्ट कॉल मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। सर नोट कर लेंगे, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8447137367। It is 8447137367. In fact, you can download the material of this today's session from this link. आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके इस QR कोड से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझसे इस QR कोड के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है काजल? I hope this Yes, was sir. an enlightening and a wonderful session. But still, अगर किसी की कोई query है तो they can ask me. Sure, sir. I think मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बेस लेवल से चलूं, अच्छे से करवाऊं। और मतलब मुझे फीडबैक जरूर आपके उसमें दिख रहा है चैट बॉक्स में, बट अच्छा लगेगा अगर सब बताएं कि मेरे से कोई कमी रह गई है तो भी बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगली बार जब मुझे टेक्सो टीम चांस दे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से और कनेक्ट कर पाऊं। मैं रामगोपाल जी टेक्सो की टीम के साथ भी QR कोड शेयर कर दूंगा, आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं सर, कोई इशू नहीं रहेगा। और आप देख पा रहे होंगे काजल जी, हमने करीबन करीबन 250 रिस्पॉन्सेज लिए हैं आज तक। हाँ जी सर। आई ट्राइड माई बेस्ट। इंटरेक्टिव सेशन था, स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा है। चलिए अब जी। ऑल वेरी वेरी बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि टेक्सो टीम की तरफ से हमेशा जैसे वो लोग लगे रहते हैं सब आप सबकी सेवा में वो लगे रहें। ऑल माय बेस्ट विशेस टू द टेक्सो टीम, एंड टेक्सो टीम इज taking all the lead in this need of the hour, and I congratulate them and wish them all the luck. Thank you to the participants. With that, we come to the end of this wonderful session today. Before I end the session, I would like to inform you that we have the Texo News app for daily updates on GST and due dates of GST, PF, ESI, income tax, etc. This app is available on both Android and iOS. I would like to thank all the participants for their time today and for attending the webinar. And a special thanks to the today's speaker, CA Navya Malhotra sir, for sharing his wonderful insights with all of us. It has been an honor and privilege to have you all with us. Have a lovely day and thank you so much everyone. Thank you so much sir for the interactive session. थैंक यू काजल जी। सब पूछ रहे रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जवाब दे देना सबको। Yes sir, I will share on your mails. ओके चलिए ठीक है थैंक यू। ओके